herbs. आज वीकडे है, लेकिन पहले वीकेंड का प्लान डिस्कस करते हैं मित्रों। ये वीडियो देखिए। वो चेहरे जिन्हें देखते हैं आप लल्लन टॉप पर, वो चेहरे जो सुनाते हैं आपको देश दुनिया राजनीति के किस्से और खबरें, उन चेहरों से रूबरू हो सकते हैं आप आपके अपने शहर आगरा में, जहां जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। तो तारीख नोट कर लीजिए, 28 नवंबर दिन रविवार, जगह होगी आगरा कॉलेज ग्राउंड, राजा मंडी। मिलते हैं आपसे। तो आगरा और आस पड़ोस के सब जिले वालों, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे मैनपुरी, चाहे एटा, चाहे कासगंज, चाहे अलीगढ़, चाहे मथुरा, और भी दूर दूर के लोगों को न्योता है। जैसे शादी वाले कार्ड पर छपता है ना, मेरे मामू की शादी में जरूर जरूर आना, तो गुरु समझ लो वही है। कार्ड भेज रहे हैं, प्रेम से निमंत्रण, आना है प्रीवर तुम्हें टाइप का, लल्लन टॉप अड्डे में जलूल जलूल आना। प्रचार अब खत्म, आगरा में मुलाकात होगी इतवार को। अब मुद्दे की बात, ये नक्शा देखिए, कुछ पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, हम भी बहुत जूम करने के बाद देख पाए थे। ऑस्ट्रेलिया के बगल में कुछ छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, द्वीप हैं। सब द्वीपों को मिला दो तो एक देश बनता है, नाम है सोलोमन आइलैंड। वो देश जहां सोने को लेकर अफवाह उड़ी और यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने लाइन लगा दी। झगड़ा हुआ तो आपस में बंटवारा कर लिया, इतना हिस्सा हमारा, इतना तुम्हारा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थितियां बदली, और उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे खतरनाक लड़ाइयां भी यहीं लड़ी गई। फिर मुल्क आज़ाद हुआ तो जाति के नाम पर दंगे होने लगे। जी, ये दूसरे देशों में भी होता है। फिर पड़ोसी देशों ने आकर मामला शांत कराया। मतलब यह कि बाहरी हस्तक्षेप बरकरार रहा। पिछले कुछ साल से सब चंगा सी मोड में चल रहा था, सच्ची मुच्ची में। लेकिन अब फिर से बखेड़ा हो गया है। लोग चीन के बढ़ते दखल का विरोध कर रहे हैं। मतलब अब हालत ये हो गई है कि हमारे राइटर महोदय सोनू जी ना भी लिखें तो भी हमको एकदम आभास हो जाता है कि कहीं कुछ कांड हो रहा है तो चीन जरूर खुरपेज कर रहा होगा। अभी का अपडेट ये है कि 24 नवंबर को चीन की इस खुरपेज के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने संसद में आग लगा दी। कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। आज जानेंगे सोलोमन आइलैंड का इतिहास क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये किस चीज़ का बैटल ग्राउंड बना था, हालिया झगड़े में चीन का नाम क्यों आ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी और ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का लल्लन टॉप कार्यक्रम दुनियादारी। अब यहाँ पर दो और ज़रूरी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि दुनियादारी में भर्ती निकल रही है। सोनू जी ने बताया कि इसकी भी मुनादी कर दीजिए जैसे लल्लन टॉप अड्डे की करते हैं। दुनियादारी में हम दो तरह के लड़के लड़कियाँ खोज रहे हैं। पहले, जिनकी इस विषय में रुचि है लेकिन उन्हें लिखने का, ख़ास तौर पर पत्रकारिता के एंगल से लिखने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, वो अनुभव करना चाहते हैं, फर्स्ट हैंड देखना और सीखना चाहते हैं, अभी ट्रेंड नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इंटर्नशिप का ऑफ़र है। अगर आपकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचस्पी है और आप दुनियादारी की टीम के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिखें। मेल आपको भेजना पड़ेगा इस ईमेल आईडी पर jobs.lallantop@gmail.com। सब्जेक्ट में लिखिएगा इंटर्नशिप फॉर दुनियादारी। ये तो एक जानकारी है। दूसरा, आपको लगता है कि आप चग्गड़ हैं, आपको लिखना भी आता है, प्रोग्राम प्रोड्यूस करना भी आता है, रिसर्च भी आती है एकदम धांसू सी, और आप तो सीधे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी रास्ता यही है, पता यही है, jobs.lallantop@gmail.com। सब्जेक्ट में लिखिएगा प्रोड्यूसर दुनियादारी, इस तरह से। और उसके बाद टीम जांचेगी। अगर आपकी इंटरेस्ट वाली चिट्ठी है वो दुरुस्त पाई गई तो जो अनुभवी लोग हैं वो, और जो इंटर्नशिप के लिए लिख रहे हैं वो भी अपना CV भेजें। CV में कट कॉपी पेस्ट से बचें और कुछ मौलिक काम जिससे अंदाज़ा लगे। कई लोग ट्विटर पे जब हम वैकेंसी डालते हैं बोलते हैं कि फ्रेशर्स के लिए कुछ नहीं है। फ्रेशर्स के लिए भी है, पर वर्क सैंपल तो होना चाहिए ना। टेस्ट में हम कितना जांच पाएंगे आपको, तो वर्क सैंपल के साथ CV भेजें। उसके बाद अगर आपका वो सैंपल, आपका CV, आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होती है तो फिर आपको टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। ये जानकारी अब यहाँ समाप्त होती है। अब दुनियादारी शुरू होता है। वैसे भी उन लोगों को काम मिलते रहना चाहिए जो नीचे काउंटर लिखते हैं मिनट और सेकंड वाले, कि दोस्तों असली दुनियादारी इस मिनट इस सेकंड से शुरू हो रहा है। ऐसे समय के रक्षकों को भी मेरा प्रणाम पहुँचे। अब सोलोमन आइलैंड पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं इतिहास। साल 1568 का था। अल्वारो डी मेंडेना डे नेरा नाम का एक स्पेनिश खोजी दक्षिणी प्रशांत महासागर तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था। उसके आने के बाद एक अफवाह उड़ी। अफवाह ये कि मेंडाना ने एक द्वीप पर सोने की खदान खोज ली है।
चर्चा ये भी चली कि उसने वो जगह तलाशी जहां से किंग सोलोमन जेरूसलम में मंदिर बनाने के लिए सोना लेकर आए थे। मान्यता है कि सोलोमन 1000 शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल के तीसरे और आखिरी राजा थे। उनके शासनकाल को इजराइल के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर फिर मेंडाना के द्वारा खोजे गए इस द्वीप को, जहां पर सोने की खदान की अफवाह थी, सोलोमन आइलैंड कहा जाने लगा। सोना मिलने की खबर फैली तो और भी लोग पहुंचे। स्पेन ने 2 बार तलाशी अभियान चलाया द्वीप पर सोना नहीं मिला। फिर द्वीप को जैसे भुला दिया गया हो कुछ समय के लिए। फिर आता है साल 1788। तब तक ब्रिटेन ने सिडनी में अपनी कॉलोनी बना ली थी। उसके बाद ब्रिटेन के जहाज सोलोमन होकर गुजरने लगे। उस दौर में जर्मनी भी आसपास के द्वीपों पर अपनी कॉलोनियां काट रहा था। उन्हें भी मजदूरों की जरूरत थी। सोलोमन आइलैंड उनके लिए मुफीद जगह थी। वहां के मूल निवासियों को जबरन बंदी बनाकर जहाज में भरकर बाहर भेजा जाने लगा। इस मुफ्त की मजदूरी पर नियंत्रण के लिए जाहिर सी बात है कि कुछ ही बरस में ब्रिटेन और जर्मनी में टकराव की नौबत आ गई। फिर दोनों ने तय किया, लड़ते नहीं हैं, पुग्गम पुग्गाई कर लेते हैं, बांट लेते हैं। उत्तरी हिस्से को जर्मनी ने अपने पास रखा और दक्षिण पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। फिर और आगे बढ़ते हैं बरस, दशक आगे बढ़ते हैं। 1890 का दशक आता है। तब तक जर्मनी को लगने लगता है कि सोलोमन पर रहने में खर्चा ज़्यादा आ रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है। तो वो ब्रिटेन से कहता है एक्सचेंज ऑफर है, लोगे क्या? ये एक्सचेंज ऑफर क्या था? जर्मनी ने उत्तरी सोलोमन ब्रिटेन के हवाले कर दिया और बदले में ब्रिटेन ने क्या हवाले किया? समोआ और अफ्रीका की कुछ कॉलोनियों पर से, जहाँ पे जर्मन कब्जा था या इंटरेस्ट था, अपना दावा छोड़ दिया। इसके बाद 1893 में ब्रिटेन ने सोलोमन पर अपना रूमाल पूरी तरह से रख दिया। उस कालखंड में फ्रांस भी इंडो चाइना एरिया में पांव पसार रहा था। तो ब्रिटेन को आशंका हुई कि अभी ये जर्मनी वाले गए, फ्रांस वाले ना आ जाएं। ऐसे में उसने बाकायदा सोलोमन आइलैंड को अपनी कॉलोनी घोषित भी कर दिया। अब ब्रिटेन का पूरा ध्यान हमेशा की तरह अपने हितों पर था। मूल निवासियों की चिंता उसने कभी नहीं की थी। मूल निवासियों से उसका नाता टैक्स वसूलने, श्रम करवाने और विरोध करने पर सजा देने तक सीमित था। ये सारी परंपराएं 1927 तक कायम रही। फिर क्या हुआ? 5 अक्टूबर 1927 की बात है। सोलोमन आइलैंड का मलेटा द्वीप, यहाँ ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी टैक्स वसूलने के लिए आई थी, जिसका नेतृत्व विलियम रॉबर्ट बेल नाम का अफसर कर रहा था। इस दौरान मूल निवासियों ने हमला बोल दिया। इसमें बेल समेत 15 लोग मारे गए। अब ब्रिटेन बदले पर उतारू हो आया। 2 हफ्ते बाद उसने पूरी सेना भेज दी। इसमें ऑस्ट्रेलियन सैनिक, मलेटा की लोकल पुलिस और ब्रिटिश नागरिक भी थे। इन लोगों ने मलेटा में कई दिनों तक नरसंहार किया, तबाही की, महिलाओं का बलात्कार, बेगुनाहों की हत्या, पवित्र स्थलों में तोड़फोड़। लोगों ने बचने के लिए, खुद तो नहीं बच पा रहे थे, बच्चों को बचाने के लिए जंगलों में छिपा दिया। लेकिन वो बच्चे भी मौसम की मार नहीं झेल पाए। इतने से भी अंग्रेज़ों का मन नहीं भरा तो 200 लोगों को गिरफ्तार कर तुलागी ले गए। इसमें से कई बीमारी से मर गए, बाकी को फांसी पर चढ़ा दिया गया और जो बच्चे साथ ले गए थे उन्हें जबरन फांसी देखने के लिए विवश किया गया। कुछ बच्चे कुछ जेल में बंद किए गए। इस घटना को सोलोमन मैसेकर, नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इसके एवज में मुआवजे की मांग आज भी चल रही है। फिर वक्त कुछ आगे बढ़ता है। अब ब्रिटेन के दुर्दिन शुरू होने थे थोड़े से, इसलिए 1939 में होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू। दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान का हमला। फिर अमेरिका भी लड़ाई में कूदता है, ब्रिटेन के साथ आता है। उधर जुलाई 1942 में जापान सोलोमन पर कब्जा कर लेता है। जापान इंडो पैसिफिक में लगातार आगे बढ़ रहा था। उसे रोकने के लिए अमेरिका ने भी अपनी सेना भेजी। फिर सोलोमन आइलैंड पर लड़ाई हुई और जानते हैं अमेरिका और जापान की लड़ाई कितने दिन चली? सिर्फ 15 महीने तक। ये सिर्फ तंज में कहा गया था। आखिरकार जापान को हार कर बाहर जाना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 2 बड़े परिणाम निकले, हम जानते हैं। पहला, फांसीवादी राष्ट्रों की हार हुई और दूसरा, यूरोप का जो औपनिवेशिक मकड़जाल था वो टूटने लगा। ये सारी जो महाशक्तियां थी यूरोप की, कमज़ोर पड़ने लगी। जैसे भारत से अंग्रेज़ गए बिना लीज के पूरे के पूरे, उसी तरह से सोलोमन आइलैंड में भी आज़ादी की मांग तेज़ हुई और आखिरकार 7 जुलाई 1978 को, छोटा आइलैंड था, प्रतिरोध कम था, पर फाइनली सोलोमन आइलैंड भी आज़ाद हो गया। पर इससे पहले एक और बड़ा डेवलपमेंट हो चुका था सोलोमन आइलैंड से हज़ारों मील दूर। क्या हुआ था हज़ारों मील दूर? दरअसल 1971 में ये जो ताइवान और चीन का लंबे समय से झगड़ा चल रहा था मान्यता को लेकर, तो 1971 में फाइनली यूनाइटेड नेशंस ने ताइवान की जगह चीन को मान्यता दे दी। ये चीन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी।
फिर उसकी देखा देखी बाकी देशों ने भी चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। लेकिन प्रशांत महासागर के कई द्वीपीय देश इससे बचे रहे। वो अभी भी चीन के मुकाबले ताइवान को वरीयता देते थे। सोलोमन आइलैंड भी इनमें से एक था। उसने 1983 में ताइवान को मान्यता दी और अगले 36 बरस तक ये रिश्ता चलाया। लेकिन 2019 में चीजें बदली। अप्रैल 2019 में मनासी सोगावारी इस सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री बने और अप्रैल के बाद जब अक्टूबर आया तो उन्होंने ताइवान से डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़कर चीन को मान्यता दे दी। सोगावारी ने कहा, हम अपनी बड़ी गलती को सुधार रहे हैं। सोलोमन आइलैंड के सबसे बड़े द्वीपों में से एक मलेटा है, 2 लाख की आबादी वाला। पूरे मुल्क की 7 लाख आबादी है, मलेटा की 2 लाख, यानी ये पावर सेंटर है। मलेटा ने इस कथित सुधार को प्रधानमंत्री के ऐलान को मानने से इनकार कर दिया। फिर चीन एंटर हुआ। चीन में हम जानते हैं तानाशाही चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी की, वन पार्टी सिस्टम, लोकतंत्र जैसी चीज नहीं है। वहां पर अल्पसंख्यकों को बंदी बनाकर रखा जाता है। मलेटा को यह डर है कि चीन जैसी वहां पे तानाशाही, वैसी तानाशाही हमारे देश पर, सोलोमन आइलैंड पर भी थोप देगा, और इसलिए मलेटा के लोग विरोध कर रहे हैं। मलेटा ने अभी भी ताइवान के साथ रिश्ते बरकरार रखे हैं। जब कोरोना महामारी आई तब भी उसने चीन के बजाय ताइवान से मदद ली। केंद्र सरकार का कहना है कि वो ताइवान के जहाज़ों को सोलोमन आइलैंड्स में घुसने नहीं देगा और इसको लेकर अब केंद्र और मलेटा के बीच झगड़ा चल रहा है। इस वाकये में एक और घटना का जिक्र जरूरी है। मलेटा के मुखिया हैं डेनियल स्यूडानी, प्रीमियर हैं। प्रीमियर मतलब भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री। स्यूडानी चीन विरोधी अभियान के केंद्र में थे। मई 2021 की बात है। स्यूडानी बीमार पड़ गए। ऑस्ट्रेलिया में उनके इलाज की बात तय हुई। पता चला 65 लाख का खर्चा आएगा। स्यूडानी ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। केंद्र ने कहा पैसे चाहिए तो एक समारोह में आना होगा। अब इस समारोह में क्या था? शर्त रखी गई कि स्यूडानी को सोगावारी के साथ हाथ मिलाना होगा। स्यूडानी ने शर्त मानने से इनकार कर दिया। कहा, सोगावारी के साथ हाथ मिलाने का मतलब है चीन के साथ हाथ मिलाना, और ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा। इसके बाद उन्होंने ताइवान से संपर्क किया और वहां इलाज के लिए चले गए। अब चीन नाराज हो गया। सोलोमन आइलैंड्स में चीन के दूतावास ने बाकायदा बयान जारी कर इसका विरोध किया। अब वो प्रश्न जो दुनियादारी की धुरी है कि आज ये सब कहानी, सोलोमन आइलैंड्स की कहानी क्यों? वजह है सोलोमन आइलैंड्स में हो रहे दंगे। 24 नवंबर को प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की एक इमारत और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। रात होते होते प्रधानमंत्री ने 36 घंटे के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, पर हिंसा रुकी नहीं। 25 नवंबर को राजधानी होनियारा स्थित चाइना टाउन में आगजनी हुई। कई दुकानों में लूटपाट भी। फिर केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी। ऑस्ट्रेलिया ने पुलिस और सेना के लगभग 100 जवानों को भेजने के लिए रजामंदी भी दे दी। फिर आया बयान प्रधानमंत्री सोगावारी का। बोले देश में अंधकार युग लौट आया है। इशारा था 1998 से 2003 तक चले जातीय दंगों का। उस समय मलेटा और ग्वादल कैनाल के स्थानीय लोगों के बीच झगड़ा हो गया था। दोनों एक दूसरे पर नौकरी और जमीन लूटने का इल्जाम लगा रहे थे। और तब भी 2003 में ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में पीस कीपिंग फोर्स आई थी, शांति रक्षक सेना, सोलोमन आइलैंड्स में, और तब जाकर हिंसा रुकी थी। ये सेना 2017 तक रही। उसके बाद हालात सामान्य रहे, लेकिन जब केंद्र सरकार ने ताइवान से रिश्ते तोड़े और एक राज्य ने कुछ अलग रुख रखा तो शांति बिखर गई। अब दूसरा सवाल, ये दंगाई या प्रदर्शनकारी कौन है? इनकी मांग क्या है? मीडिया रपटें कहती हैं कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी मलेटा से सफर करके राजधानी होनियारा तक आए हैं। मलेटा सोलोमन आइलैंड्स का चीन विरोधी प्रांत है, हमने आपको बताया। होनियारा ग्वादल कैनल द्वीप पर बसा है। दोनों द्वीपों के बीच दशकों से तनाव का माहौल है। मलेटा कह रहा है सरकार ने ग्वादल कैनाल में गंगा बहाई, जबकि मलेटा को अकेला छोड़ दिया। ये गंगा विकास की गंगा है। विकास जानते हैं ना आप लोग। सोगावारी साल 2000 से अब तक 4 बार सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंजर नहीं बदला। ये मलेटा का इल्जाम है। प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं कि इस्तीफा दो प्रधानमंत्री जी। कह रहे हैं कि इस हिंसा और लोगों की शिकायतों को दूर करने का एक ही तरीका है, सोगावारी हमको मुक्त करो, सिंहासन खाली करो। सोगावारी क्या कह रहे हैं? किसी के डर से इस्तीफा नहीं दूंगा। जो कोई भी हिंसा के पीछे है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर से ऑस्ट्रेलिया की फोर्स आएगी और सब ओम शांति शांति हो जाएगा? ये कहना मुश्किल है। जानकारों का मानना है कि इससे हिंसा और बढ़ेगी। अगर पीस कीपिंग फोर्स ने सरकार का साथ दिया तो लोग हिंसा करेंगे। जनता पहले से ही बाहरी दखल से परेशान है। तो तरीका क्या है? सरकार सभी पक्षों से बैठकर बात करे। तरीका हमेशा यही होता है, हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाता है तो फौरी समाधान मिलता है, स्थायी नहीं। सोलोमन आइलैंड्स के हालात पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप अपनी नज़र बनाए रखिए लल्लन टॉप पर, दुनियादारी पर। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।